रूस से सस्ता तेल खरीदने को लेकर अमेरिका ने भारत पर सैंक्शंस लगाए, 50% का टैरिफ लगाया। लेकिन जब भारत ने कहा कि अमेरिका और पश्चिमी देश भी रूस से व्यापार करते हैं, तो उसे बहुत हल्के अंदाज में उड़ा दिया गया, या यूं कहें कि इस दलील को खारिज कर दिया गया। तो हकीकत क्या है? रूस से पश्चिमी देश कितना व्यापार करते हैं, क्या क्या सामान खरीदते हैं, कितने करोड़ रुपए में यह व्यापार होता है, रूस को कितना पैसा आता है? अमेरिका और पश्चिमी देशों का दोगलापन आज उधेड़ कर रख देंगे इस खास पेशकश में। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं बात साफ है, मैं हूं आपके साथ विवेक चांद। रूस से तेल खरीदने को लेकर अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन नहीं चाहते कि रूस का तेल विकासशील देशों तक पहुंचे और उससे वो मोटा पैसा कमाए, इसलिए ये बड़ी ताकतें रूसी तेल पर प्रतिबंध लगा रही हैं। लेकिन कहानी इसके बिल्कुल अलग है। एक तरफ यूरोपीय यूनियन के देश रूसी तेल पर प्रतिबंध लगाने का काम करती हैं, तो दूसरी ओर रूस से जमकर तेल, कोयला, गैस, खाद, फर्टिलाइजर और दूसरी चीजें खरीदने का काम करते हैं। ये पूरी तरह से डबल स्टैंडर्ड है व्यापार का। आइए जानते हैं आखिर रूस के सबसे बड़े खरीदार कौन हैं, इस लिस्ट में भारत किस नंबर पर आता है। इन सभी सवालों के जवाब और साथ ही साथ ये जानने की कोशिश कि रूस और अमेरिका का व्यापार कितना बड़ा है। पहले बात तेल और गैस की। रूस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक और सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस निर्यातक देश है। यह कई देशों को कच्चा तेल, रिफाइंड पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बेचता है। ऐसे देशों की फहरिस्त लंबी है जो रूस से तेल और गैस खरीदते हैं। सबसे पहला नाम आता है चीन का, जो रूस का सबसे बड़ा तेल खरीदार है। 2022 के बाद से रूस से चीन का तेल आयात काफी बढ़ा और ये रूस के कुल तेल निर्यात का एक बड़ा हिस्सा माना जाता है। इसके बाद बारी आती है भारत की। रूस भारत को सस्ते दामों पर कच्चा तेल बेचता है, जो भारत के कुल तेल आयात का लगभग 38 से 44% माना जाता है 2025 तक। भारत ने 2022 के बाद से रूस से तेल आयात में भारी वृद्धि की। इसके बाद तीसरे नंबर पर जो नाम है उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। यह है अमेरिका का लाडला तुर्की। रूस का तेल और पाइपलाइन गैस खरीदने वाला एक प्रमुख देश है तुर्की। तुर्की रूस से पाइपलाइन गैस का लगभग 26% आयात करता है। फिर बारी आती है यूरोपीय यूनियन की। यूरोपीय यूनियन के कई देश जैसे जर्मनी, नीदरलैंड्स और पोलैंड पहले रूस से तेल और गैस दोनों खरीदते थे। हालांकि 2022 के बाद प्रतिबंधों के कारण तेल के आयात में कमी तो आई, लेकिन ये पूरी तरीके से बंद नहीं हुआ। लेकिन भारत जैसे देशों से रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों के रूप में रूसी तेल अप्रत्यक्ष रूप से यूरोप पहुंच रहा है। फिर नाम आता है दक्षिण कोरिया का। रूस के तेल निर्यात में दक्षिण कोरिया की हिस्सेदारी लगभग 3.7% है। फिर नाम आता है ताइवान का। रूस से नेफ्था, पेट्रोकेमिकल उद्योग के लिए कच्चा माल जिसे कहते हैं, वो एक बड़ा खरीदार है। 2025 में ताइवान ने रूस से 12.7 लाख टन नेफ्था आयात किया। इसके अलावा सिंगापुर, मलेशिया और दूसरे एशियाई देश हैं। ये देश भी रूस से नेफ्था और अन्य तेल उत्पाद खरीदते हैं। लेकिन मामला तेल तक ही सीमित नहीं है, यहां खेल गैस का भी है। रूस से गैस खरीदने वाले देशों की फहरिस्त भी काफी लंबी है, जिनमें कई अमेरिका के लाडले शामिल हैं। इस लिस्ट में पहला जो नाम है वो सबसे बड़ा नाम है यूरोपियन यूनियन का। यूरोपीय यूनियन रूस से प्राकृतिक गैस का लगभग 25% आयात करता है, जिसमें से 80% पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचता है। 2022 के बाद से कुछ देशों ने आयात कम किया, लेकिन यूरोपीय संघ अभी भी जो लिक्विड नेचुरल गैस है, जिसे एलएनजी कहा जाता है, वो 51% रूस से ही खरीदता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर नाम आता है चीन का। 2018 से रूस ने चीन को प्राकृतिक गैस निर्यात शुरू किया और यह आपूर्ति $400 अरब के समझौते के तहत बढ़ी है। इसके बाद नाम आता है अमेरिका के लाडले और नेटो के अलाय कंट्री तुर्की का। तुर्की पाइपलाइन गैस का एक प्रमुख खरीदार है, जो रूस के कुल गैस निर्यात का एक बड़ा चंक अपने पास रखता है। फिर नाम आता है बेलारूस का, जो रूस के निर्यात का 5.3% हिस्सा अपने पास रखता है। लेकिन यह सिक्के का सिर्फ एक पहलू है। भारत पर आरोप लगाने से पहले अमेरिका को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। खैर,
खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, और कर भी क्या सकते हैं ट्रंप साहिब। तो बात साफ है कि अमेरिका क्यों नाराज है। चलिए अब चलते हैं सीधे न्यूज रूम, जहां आज इसी मुद्दे पर हमारे सहयोगियों के साथ होगी चर्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का खास शो न्यूज रूम। मैं हूं आपके साथ आशीष सिन्हा। हम हर रोज एक नए विषय को आपके सामने लेकर आते हैं, और आज का विषय है कि क्या भारत को रूस के साथ तेल खरीदना चाहिए या नहीं। यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अमेरिका ने भारत पर 25% और टैरिफ लगा दिया, जो 48 घंटों के बाद शुरू हो जाएगा। 27 अगस्त की वो तारीख होगी जब अमेरिका में जो हम सामान एक्सपोर्ट करते हैं सामान, उस पर हमें 50% का टैरिफ देना पड़ेगा। अभी 25% है। अमेरिका की तरफ से साफ यह कहा गया था कि भारत अगर रूस से तेल खरीदना बंद कर दे तो इसमें ढिलाई दी जा सकती है। अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों। दरअसल अमेरिका का यह मानना है कि जो रूस से भारत तेल खरीदता है, उन पैसों का इस्तेमाल जो रूस है वो यूक्रेन के खिलाफ हथियार खरीदने के लिए या फिर हथियार बनाने के लिए रूस की तरफ से इन पैसों का इस्तेमाल होता है। लेकिन इस बात को भी समझना होगा कि जो रूस से हम तेल खरीदते हैं वो पूरी दुनिया में सबसे सस्ता तेल खरीदते हैं। एक तो दूरी कम है और दूसरी तेल भी कम कीमत पर खरीदते हैं। एक डेटा आया था, वो डेटा बतलाता है कि 2021 में हम रूस से केवल 2% तेल खरीदते थे, लेकिन आज 2025 में यानी 4 सालों में ये 2% 40% हो चुका है। यानी 38% की बढ़ोतरी हुई है, तेल के दामों में कमी हुई है। अब यही वजह है कि और वजह क्या है, इसी पर चर्चा करेंगे हमारे सहयोगियों के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल, और आज जो डिस्कशन है वो हमारे देश के लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, हमारी फॉरेन डिप्लोमेसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे फैसलों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि पिछले 3 सालों की अगर हम बात करें, जब हम देख रहे थे वैश्विक स्तर पर अलग अलग इकोनॉमीज़ का अगर हम जिक्र करें, तो मंदी का एक तरीके से दौर जो है वो चल रहा था। और ये भी प्रिडिक्ट किया जा रहा था कि कोविड के बाद जो रशिया यूक्रेन शुरू हुआ है, रिसेशन पीरियड जो है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन भारत जो है उसकी जीडीपी लगातार बढ़ते हुए नजर आ रही थी। इवन आफ्टर जब हमने देखा कि रशिया यूक्रेन युद्ध जो है वो भी चल रहा था, उस वक्त हमारी विदेश नीति थी, या कह सकते हैं कि जो नीति हमारी रही कि हमारे रशिया के साथ बहुत पुराने संबंध है। जब अलग अलग सैंक्शंस जो है वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से लगाए गए रशिया पर, भारत ने अपने जो संबंध है वो और ज्यादा बेहतर करे। और यही कारण था कि जब हमने डिस्काउंटेड प्राइस पे रशिया से वो तेल लिया और फिर उसे हमने एक्सपोर्ट किया यूरोपियन कंट्रीज को, जिससे यूरोपियन कंट्रीज को भी फायदा हुआ, चाहे वो आज कुछ और पेश कर रहे हो, दिखा रहे हो। देखिए, अमेरिका से भी भारत जो है वो ऑयल इंपोर्ट करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रशिया पर ही हम निर्भर है और वहीं से हम इंपोर्ट जो है वो कर रहे हैं। और एक जो हम अपने कंट्री की इकोनॉमी की बात करें, जो हम कह रहे हैं चौथे स्थान पर आने को है, इसके पीछे एक बड़ा योगदान जो है वो इस ऑयल इंपोर्ट का भी रहा है और उस ऑयल का एक्सपोर्ट करना भी रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि वो हमारी एक आम भाषा में कहते हैं कि भाई देख के मुझको हंसता खाता जल गई ये दुनिया जल गई। वैसा ही कुछ हाल है कि भारत जो लगातार ग्रो कर रहा है, हमारी इकोनॉमी जो लगातार ग्रो कर रही है और हमारी जो नीतियां रही है, इतनी कह सकते हैं कि रिसेशन के दौर में भी वो बेहतरीन रही है। और यही कारण है कि हम लगातार ग्रो कर रहे हैं। और आने वाली अगर हम बात करें जो 10 साल या हम कह रहे 15 साल जो है वो भारत के लिए कठिन इसलिए रहेंगे क्योंकि बहुत सारे देश ऐसे हैं, शायद वो मित्र दोस्त भी हो सकते हैं भारत के, जो ना चाहे कि भारत जो है वो तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बने। तो आने वाले समय में हमारी विदेश नीति कैसी होनी चाहिए और ट्रेड को लेकर नीति क्या रहनी चाहिए, इस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। शिवम, ओवर टू यू। ये प्रश्न ऐसा है कि भाई अब देखिए, क्योंकि हालांकि 2 पक्षों में हम रहते हैं अमूमन, लेकिन थोड़ा सा बैलेंस्ड अप्रोच रखने का मैं प्रयास करूंगा कि भाई रूस से हमारी दोस्ती पुरानी है, अमेरिका से रिश्ते हाल में बहुत अच्छे हो गए थे और वो भी बहुत ज़रूरी था क्योंकि इंडियन डायस्पोरा वहाँ पर भी मौजूद है बहुत बड़े लेवल पर। वहाँ जो आप समझ लीजिए इंडिया का ब्रेन वहाँ पर है, बहुत से लोग वहाँ पर हैं। ये बाइडेन के प्रशासन तक भी ठीक था, पिछले डोनाल्ड ट्रंप भी बहुत अच्छे थे। ये डोनाल्ड ट्रंप 2.0 जब से आए हैं थोड़ी सी दिक्कत ज़्यादा होने लगी है। इतनी दिक्कत आने लगी है कि भाई ये भूल गए हैं कि भाई
नमस्ते ट्रंप, हाउडी मोदी, वो दौर इनका पूरा सब कुछ भूल चुके हैं। और इस वक्त अमेरिका भी बहुत परेशान है। आप ये मत सोचिए कि अमेरिका जो इतने टैरिफ लगा रहा है, कुछ पोस्टल सेवाएं जिस तरीके से हमने बंद करी, वो तमाम चीज़ें जो बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर तो वो एक तरीके से आग से खुद अमेरिका खेल रहा है। और हम इस दौर पे ये बात कहीं गलत नहीं है कि भाई रूस और यूक्रेन युद्ध के मैदान में है, आपस में जंग हो रही है और जंग के दौरान बहुत पैसा चाहिए होता है। रूस के पास खनिज हैं और खनिज आप जब खरीदते हैं तो वो पैसा उस देश के पास जाएगा। अब ट्रंप ने कहा कि भाई उसका इस्तेमाल आप युद्ध के लिए कर रहे हैं, तो ये चीज़ें घूम फिर के आती हैं, ठीक है। ऐसे तो अगर अमेरिका भी कुछ सामान बेचता है, उससे कोई खरीदे, तो भाई उसका इस्तेमाल वो किस चीज पर करता है, फिर उसको जोड़ा जा सकता है। लेकिन क्या यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका ने सैंक्शन भारत से पूछ कर लगाया था क्या? जब अपने पैर पर कुल कुड़ारी मारी है तो फिर भुगतो ना। सीधी सी बात है कि भारत वेस्टर्न कल्चर के या वेस्टर्न कंट्रीज के अनुसार थोड़ा चलेगी, मतलब उनकी प्रॉब्लम्स वर्ल्ड प्रॉब्लम नहीं, ये वही यूरोपियन कंट्रीज है जो खुद तेल खरीदती हैं रूस से। 2024 में अमेरिका ने रूस से $624 मिलियन, लगभग 62.5 करोड़ डॉलर का संवर्धित यूरेनियम और प्लूटोनियम खरीदा। 62.5 अरब डॉलर, करोड़ डॉलर, 62.5 करोड़ डॉलर वो परमाणु संयंत्रों को चलाने के लिए, और रूस से खरीदा, रूस को दिए 62.5 करोड़ डॉलर। तो इससे युद्ध रुक रहा है। उर्वरक जो है, फर्टिलाइजर्स, लगभग $1.27 बिलियन, यानी कि 1270 करोड़ डॉलर के उर्वरक आयात किए। इससे युद्ध रुक जाएगा। रशिया के पास पैसा जा नहीं रहा, रशिया वो पैसा एनजीओ में लगा देता है जो अमेरिका से लेता है, उसको युद्ध में इस्तेमाल नहीं करता है। पैलेडियम जो है, पैलेडियम $878 मिलियन का पैलेडियम खरीदा है। 2025 की पहली छमाही में यह 37% बढ़कर $594 मिलियन हो गया। अभी साल खत्म होना बाकी है, यानी पिछले साल के रिकॉर्ड को भी तोड़ने वाले हैं। और $878 मिलियन का इस्तेमाल फिर से रूस, जो पैसा रूस अमेरिका से ले रहा है, उसको एनजीओज में, शांति के कामों में, पीस मैनेजमेंट में, और जो विश्व शांति के लिए जो काम होने चाहिए उसके लिए, एड के लिए वो रशिया यूज कर रहा है, उसको युद्ध के लिए नहीं कर रहा है। बाकी सामान क्या खरीदता है अमेरिका? लकड़ी और लकड़ी का उत्पाद लगभग $90 मिलियन, 2024 का डेटा दे रहा हूं। मशीनरी और रिएक्टर $80 मिलियन, पशु आहार $40 मिलियन, धातु जिसमें निकल और टाइटेनियम है लगभग $37.5 मिलियन, लोहा और इस्पात $13 मिलियन, रबर, प्लास्टिक, रसायन $10 मिलियन, जूते, कपड़े, खिलौने, घड़ियां, पशुओं की चमड़ी $10 मिलियन, विमान इंजन के कल पुर्जे $75 मिलियन, सेवा सर्विस सेक्टर भी ले लीजिए। रूस को $1.3 बिलियन की सेवाएं निर्यात की, जबकि रूस से $384 मिलियन की सेवाएं आयात की। कौन सा कारोबारी रिश्ता रूस के साथ खत्म किया अमेरिका ने? अमेरिका क्यों धूल झोंक रहा है पूरी दुनिया की आंख में कि उसने जो है वो भारत पर प्रेशर इसलिए डाला क्योंकि वो युद्ध रुकवाना चाहता है, और भारत के पैसे से जो है वो युद्ध हो रहा है। ये आखिर किस तरह का दोगलापन है, और ये डिप्लोमेसी का नंगा नाच है। चाइना खरीदे तो कुछ नहीं, खुद व्यापार करें। व्यापार की तो पूरी लिस्ट मैंने दे दी कि भाई खुद व्यापार करें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर भारत व्यापार करे तो दिक्कत है। अब रशिया पर आते हैं। रशिया का जो तेल है वो कौन खरीदता है? चाइना सबसे बड़ा इंपोर्टर है। 2025 में $219.5 बिलियन की ऊर्जा का आयात कर चुका है, और प्रतिदिन करीब 2.5 मिलियन बैरल ऑयल इंपोर्ट करता है चाइना। 2.5 मिलियन बैरल रोज। इसके बाद आता है भारत का नंबर, लेकिन तीसरे नंबर पर कौन है? गेस कीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है। अमेरिका का बड़ा क्लोज अलाई है, बहुत इलू चलता है इन दो कंट्रीज में, अमेरिका और उसके इस देश में जो तीसरा सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है। इसका नाम है टर्की। तुर्की 3rd लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर है। आपने सुना अभी तक किसी भी डिबेट में तुर्की का नाम नहीं सुना होगा। ये है एजेंडा, ये है नैरेटिव, ये है प्रोपेगेंडा। इसके बाद यूरोपीय देश आते हैं चौथे नंबर पर। रूस यूक्रेन युद्ध से पहले यूरोपियन यूनियन रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार था, चाइना से भी ऊपर। 4 नंबर पर इसलिए आ गया है क्योंकि उस पर सैंक्शंस लगे रूस पर। लेकिन हंगरी जैसे कुछ देश पाइपलाइन के माध्यम से अभी भी तेल खरीद रहे हैं और गैस भी खरीद रहे हैं। बाकी देश भी हैं जिसमें आप नाइजीरिया है, अंगोला है, ब्राजील है, कनाडा है। ये देश भी रूसी तेल के छोटे छोटे खरीदार हैं। तो किसके आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की जा रही है? सिंपल सा फंडा है, डोनाल्ड ट्रंप नाराज वाराज नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप इस बात से खफा है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि उनके ईगो का मसाज किया जाए। ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट भारत अमेरिका को दे। भारत ने अमेरिका को सीधे दरवाजा दिखाया और बोला कि चल निकल यहां से, हो गया तेरा काम। इसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप है नाराज। असीम मुनीर को बुलाकर डोनाल्ड ट्रंप
पीस डील साइन करवाना चाहते थे और कश्मीर का मुद्दा हल कर देना चाहते थे, जिससे कि उनको नोबेल प्राइज मिल जाता और वो पूरी दुनिया में वाहवाही बटोरते। लेकिन भारत ने क्लियर कर दिया, भारत पाकिस्तान के बीच का मैटर है जो भारत पाकिस्तान ही सलटेगा और भारत किसी तीसरे देश की मध्यस्थता नहीं चाहता और ऑप सिंधु पर फैसला भी भारत ने ही लिया है। कुल मिलाकर मामला यह है। और जहां तक पाकिस्तान को रोटी डालने की बात है, तो पाकिस्तान को रोटी अमेरिका इसलिए डाल रहा है क्योंकि अमेरिका को ईरान में एक्सेस चाहिए इजराइल के लिए, इसलिए वो पाकिस्तान को रोटी डाल रहा है और चाइना से छीनने की कोशिश कर रहा है। ये है मेन मोटिव अभी तक का डोनाल्ड ट्रंप का। मैं आपकी बात समझ रहा हूं, बिल्कुल बिल्कुल गलत किया है, ये मैं मानता हूं आपके साथ, हम साथी हैं। लेकिन मेन बात यह है कि कंपेयर करें एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स का और उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होना, वो खरीदारी, ये वाली बात है। आज का चर्चा का विषय हमारे लिए भी तो एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। हमने तो रोका नहीं, हमने रोका। हमें तो कोई क्यों बताएगा कि हम कहां से करें? हम बाजार जा रहे हैं, मान लीजिए आप मार्केट गए, सीधा से एक सवाल पूछता हूं, और तेल के 4 शॉप हैं, चारों के अलग अलग रेट हैं। आपको कोई आकर कोई सामने से एक बहुत बॉडी बिल्डर और बहुत गुंडा टाइप आदमी आके बोले कि मैं भाई तेरे को बता रहा हूं, तेरे को इसी दुकान से तेल खरीदना है, तूने नहीं लिया अगर तेल इस दुकान से तो मैं बताऊंगा, फिर मैं तेरे को बाद में देख लूंगा। तो आप उसकी दादागिरी के सामने सरेंडर करेंगे या फिर आप चुनेंगे कि आपकी जेब के लिए कौन सा फिट है? बयान में डोनाल्ड ट्रंप का बता दूं, जब वो अमेरिका से अभी अलास्का की यात्रा कर आए थे, तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी रशिया में, जिसमें उन्होंने पत्रकारों से कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में आने के बाद अमेरिका के साथ उनका व्यापार जो है वो 20% बढ़ा है। यानी इस युद्ध के दौरान अमेरिका और रूस के बीच का जो व्यापार है वो 20% बढ़ा है। और पिछले 10 सालों में जो यात्रा हुई है पुतिन की, पहली बार अमेरिका की, ये अभी बढ़ा है, अभी 20% बढ़ा है। दूसरी बात ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को खुलकर माना कि जब रूस के राष्ट्रपति पुतिन अलास्का में उनसे मिलने आए थे, उस समय कई बड़े बिजनेस घराने रूस के उनके साथ थे, जिनको देखकर उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत खुशी हो रही है और हम एक सकारात्मक दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो प्लेटिनम हो, उर्वरक हो या इसके अलावा जो दूसरी चीजें हो, उनको लेकर व्यापार तेजी से बढ़ा है। जहां तक रहा भारत का सवाल, तो हमें लगभग 4 लाख करोड़ का फायदा मिला है सालाना रूस से तेल खरीदने का। 4 लाख करोड़ का, आप समझिए कितना फायदा हमें मिल रहा है। तो क्या जो यूज एंड थ्रो पॉलिसी है अमेरिका की, वो यूक्रेन के ऊपर हो चुकी है? यही हुआ है 30 साल में, क्या हुआ? यूज एंड थ्रो ही हुआ है। अमेरिका यही तो करता है अलग अलग कंट्रीज के पॉइंट नहीं, एक चीज और ये भी समझिए ना कि यूक्रेन का जो कुछ हुआ आज की तारीख में, उसका जिम्मेदार मैं एक ही शख्स को मानता हूं, वो है कॉमेडी ने कॉमेडी कर दी। कॉमेडी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। वो इसलिए कह रहा हूं कि आपने खूबसूरत मुल्क को बर्बाद करवा दिया। 80% यूक्रेन बर्बाद हो चुका है, 20% यूक्रेन पर रूस का कब्जा हो चुका है। चाहे डोनास्क हो, चाहे लुहांस्क हो, चाहे ज़पोरिजिया हो, वो रूस कभी छोड़ेगा नहीं। आपके ऊपर पश्चिमी देशों और अमेरिका का इतना कर्ज हो चुका है कि हर नागरिक को कर्ज चुकाने में ही उसकी जिंदगी चली जाएगी। तो आपने कहां लेकर गए? आपको क्या मिला? अगर आज कोई जेलेंस्की से पूछे कि आपको क्या मिला, कुछ नहीं मिला। आपने खूबसूरत मुल्क को बर्बाद कर दिया। रूस का कुछ नहीं गया, कुछ पैनी जरूर गए होंगे, लेकिन रूस का बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। दो पहले देखिए, मेरा भी बहुत एक पहले मत हुआ करता था कि जेलेंस्की ने देश को बर्बाद कर दिया। लेकिन आपको एक बात ये भी समझनी होगी, जेलेंस्की ही एक ऐसे लीडर के तौर पर उभरे हैं जिन्होंने इस पूरी स्थिति को नियंत्रण भी किया है। ये स्थिति जो खराब की है, मुझे ऐसा लगता है सबकी ईगो में सबसे फ्रेजाइल ईगो जो है वो जेलेंस्की की रही है। आपको जब रशिया मना कर रहा था कि आप, वो भी तो दादागिरी है ना साहब, नाटो में मत जाओ, मत जाते, वो भी तो दादागिरी है ना। फिर वो भी तो दादागिरी, रशिया क्यों बताएगा? अरे ऑब्वियसली रशिया बताएगा। अब नाटो अगर यूक्रेन के अंदर शामिल, यूक्रेन अगर नाटो में शामिल हो जाएगा तो आपने तो पूरे पश्चिमी देश को अपने सर पर बिठा दिया ना। साथ में अगर कुछ भी आप करोगे तो मुझे बताइए कि वो क्यों उसके कहने पर क्यों चले? ये भी तो एक मैं बताता हूं क्यों चले। ये आप एज एन इंडियन, एज अ भारत, आपको सीपेक पसंद है? नहीं, मुझे सीपेक क्यों पसंद होगा? आपको चाइना का इंटरवेंशन पसंद है पाकिस्तान में? नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं। आप उसका विरोध करते हैं? सीपेक में जो आपका दुश्मन अगर आपके करीब आकर एक्सेस करेगा, आपके इलाके को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, बेशक आप उस पर आपत्ति जाहिर करेंगे। भारत ने चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर, ग्वादर पोर्ट, इन तमाम चीजों को लेकर कई बार आपत्ति जाहिर की। बांग्लादेश पर आपत्ति जाहिर कर आप बोल लीजिए, फिर मैं बड़ा तर्कों पे बात हो रही है। हम बांग्लादेश पर भी आपत्ति जाहिर कर रहे हैं। विवेक अपनी बात पूरी। मैं वही कह रहा था, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी मुझे पता चली जब अलास्का में मीटिंग हुई रूस यूक्रेन शांति वार्ता, सो कॉल्ड पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच। तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी ये पता चली कि
वहां बातचीत होने वाली थी रूस यूक्रेन शांति वार्ता की, और डील होने वाली थी रूस के साथ, जिसे डोनाल्ड ट्रंप कहते थे कि भाई मैं तो रशिया को ऐसा डील दूंगा कि वो उस डील को वो दरकिनार ही नहीं कर पाएंगे, इग्नोर ही नहीं कर पाएंगे, और 24 घंटे के अंदर सीज फायर हो जाएगा और शांति हो जाएगी। वहां जब पहुंचे तो अलास्का को लेकर पुतिन की टीम की तरफ से कहा गया कि 1876 ये शायद अलास्का को अमेरिका ने खरीदा था, तो पुतिन की तरफ से कहा गया कि पहले अलास्का पे बात कीजिए, आपने लीज पर लिया था, आपने ये जगह खरीदी नहीं थी, तो लीज टाइम 99 इयर्स का होता है, वो ओवर हो चुका है, अलास्का कैसे हैंडओवर करेंगे इसकी बात बताया। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप वहां से काफी नाराज होकर निकले हैं, बहुत गुस्से में निकले हैं, और उसके बाद उन्होंने जो है वो पुतिन को धमकी देना शुरू किया है, क्योंकि उसके बाद अटैक भी काफी बढ़ गया था यूक्रेन के ऊपर। हमने देखा पिछले 2-3 दिन में बहुत डेडली अटैक्स हुए हैं यूक्रेन के ऊपर रशिया की तरफ से। तो कहा जाता है कि उस मीटिंग का लब्बो लुबाब ये था, वो मीटिंग रूस यूक्रेन शांति पर ना आकर वो अलास्का की डील को लेकर हुई कि भाई अलास्का के ऊपर आपका क्या मानना है, आप इसको कैसे हैंड ओवर करेंगे, कैसे वापस करेंगे, ये बताइए। तो वो उस एंगल पे चलेगी। खैर, मैं बस यही कह रहा हूं कि तेल खरीदने की आज़ादी हर देश को अपने हिसाब से होनी चाहिए, और अपने हिसाब से चुनने की आज़ादी होनी चाहिए। लेकिन अमेरिका की दादागिरी का टाइम शायद ओवर हो गया है, क्योंकि अमेरिका लंबे समय से सैंक्शंस लगाता रहा है। वो तुर्की पे सैंक्शंस नहीं लगाता है, तुर्की को नेटो का अलाय बना के रखा हुआ है। चाइना पर सैंक्शंस नहीं लगा रहा है, चाइना को उसने टैरिफ में काफ़ी ढील दे दी है। इंडिया पर सिर्फ टैरिफ लगा रहा है, सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है ये ऑप सिंदूर का एक जो है वो साइड इफेक्ट है, और ऑप सिंदूर से वो चिड़े हुए हैं। जिस तरह से पाकिस्तान ने बार बार कहा कि भाई नोबेल का शांति पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को मिलना चाहिए, उन्होंने युद्ध रुकवा दी। आसिम मुनीर पाकिस्तान के फील्ड आर्मी चीफ पहुंच गए और वो चरण में लेट गए, व्हाइट हाउस में नतमस्तक हो गए। उसके बाद चाह रहे थे डोनाल्ड ट्रंप की भाई मोदी तो हमारे अच्छे दोस्त हैं, वो तो मेरे एक बुलावे पर आ जाएंगे, और वहीं पर जो है वो मामला हालांकि डोनाल्ड ट्रंप उस समय चाहते थे कि ये मुनीर और मोदी दोनों को एक साथ बैठेंगे, नहीं वो बैठेंगे। मुझे उनकी मंशा यही थी, और वो दुनिया को एक संदेश देना चाहते। मुझे लगता है ये जो ईगो हर्ट हुआ है ना, हजारों साल पुराना कश्मीर का मामला हमने हल करा दिया। पुराने एज का भी बता देंगे, लेकिन मुख्य मुद्दा मुझे लगता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप का ईगो हर्ट करने में यहाँ की मौजूदा सरकार जो है उसके द्वारा कुछ नहीं, ये विपक्ष के द्वारा इतना छेड़ दिया गया। ये पूरी जो आग लगाई गई है ना, वो मुझे लगता है विपक्ष ने लगा दिया। आप क्यों नहीं बोलते उनको कि नहीं किया, क्यों नहीं बोलते कि आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप के नहीं देख रहे होंगे, नहीं सुन रहे होंगे कि भाई आदमी वो इग्नोर कर भी देता। यहाँ हमारी तरफ से बिल्कुल साइलेंस था कि भाई ठीक है, हम इस मोड में थे कि भाई हमने क्लियर कर दिया कि भाई आपस में यहाँ पर हुआ है सीज फायर, तमाम चीजें जो है वो डीजीएमओ लेवल टॉक्स हुए हैं। लेकिन विपक्ष ने इतना इसको छेड़ा, इतना इसको मुद्दा बनाया, इतना मुद्दा बनाया, और इंटरनेशनल मीडिया भी जब इसको कवर करता है, और फिर बिल्कुल ईगो वाला मामला तो है ही। बाद में संसद के पटल पर प्रधानमंत्री ने इस बात को कहा भी था, कोई भी तीसरा मुल्क जो था वो इसमें शामिल नहीं था। भारत ने अपनी शर्तों पर ही ये जो सीज फायर है वो किया था, प्रधानमंत्री ने इस बात को बोला था। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमें अभी इस वक्त दुश्मन कम दोस्त ज्यादा चाहिए। जितना आप देखिए, रूस यूक्रेन ने आपस में लड़के देख लिया, रशिया ने बहुत प्रयास कर लिया, यूक्रेन अभी भी चल रहा है। मतलब ये बोलते थे शुरुआत में कि 2 दिन में खत्म हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। आज भी आप रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं। हमने किसी से दुश्मनी की ही नहीं। हाँ, नहीं, देखिए हमें अमेरिका भी चाहिए, पाकिस्तान को भी दुश्मन नहीं मानते, वो जबरदस्ती अगर आप गले पड़ेगा तो क्या करेंगे, तो क्या करिएगा। पाकिस्तान तो अलग मैटर, नहीं, अमेरिका जबरदस्ती गले पड़ रहा है, तो देखिए पहला तो देखिए एक वासुदेव कुटुंबकम की भावना से कि भाई मेरा आपसे विवाद हो, इनसे विवाद हो, मैं कहूंगा कि सुलझे बात, हद हो जाए, फिर भी अंत तक मैं कहूंगा बात सुलझ जाए। मेरी रूस से भी बनी रहे, मेरी अमेरिका से भी बनी रहे, और चाइना कर दिया था। तो कितनी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था ना, वो ठीक है, कोई एक गाल पे तमाचा मारे तो दूसरा आगे कर देना। दूसरे गाल के बाद नहीं बताया ना, तो यही तो मैं कह रहा हूँ। कोई 25% टैरिफ लगाए, आप मेरी बात समझ नहीं रहे, आप सारी डिप्लोमेसी बर्बाद कर देंगे। कोई 25% टैरिफ लगाए तो ठीक है, कोई 50% लगाए तो ठीक है, लेकिन 50% के बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी नहीं कहा कि उसके बाद क्या करना है। वो तो चाइना के साथ खेल नहीं देखा था। शुरुआत में अमेरिका ने टैरिफ लगाया, एक लगाया, उसने वो लगाया और लगाया, उसके बाद चाइना ने कह दिया अभी हद हो गई है, अभी मजाक चल रहा है, उससे आगे नहीं लगाएंगे, हो गया हमारा, ये 200% टैरिफ लगा रहे हैं। तो ये वाला मुद्दा बिल्कुल ईगो हर्ट हुआ है, वो तमाम चीजें हैं। तेल का मुद्दा, उसको लगाने दो टैरिफ, हम तो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ कि हमें, मेरा मानना ये है कि भाई इस वक्त दूसरों को ज्ञान देने से पहले खुद रशिया के साथ सारा इंपोर्ट कैंसिल कर दें। मैं आपको बताऊं, ये भी कहा जाता है पुतिन और ट्रंप, ये भी पहले कहा जाता था, कुछ लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहेंगे ये लोग दोस्त हैं, ये पहले कहा जाता था। अरे भाई 2017 की जो मीटिंग हुई थी पुतिन और ट्रंप की,
बंद कमरे के बीच में बस, क्या मुलाकात बस हुई अब थी आप 40 अभी मिनट, अभी वो आज तक किसी को पता ही नहीं चला। यही समझ लीजिए दुनिया को नचाया जा रहा बाद है। में ये कहा जाने लगा वहां के ऑपोजिशन की तरफ से कि रूस जो है वो अमेरिका का चुनाव प्रभावित ना करे। और बहुत डोनाल्ड सारी ट्रंप चीजें आए हैं। और 25% व्यापार बढ़ गया, इजाफा हो गया, ट्रेड बढ़ गया। ट्रेड बढ़ गया। ये सिग्नल्स है, आपको समझना होगा ना। नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज। तो वो तो डिप्लोमेसी में होता ही है। वही तो हमें करना है ना। वो हमें डिप्लोमेसी में होता ही है। दादागिरी वादागिरी ठीक है, लेकिन वो अपना चला रहे हैं भाई, हमें अपना चलने देना है। हम रूस से तेल जितना खरीदेंगे और बेटर हमें मिल जाए तो अमेरिका दे दे हमें तेल और सस्ता, हम उससे ले लेंगे। हम तो यही कह रहे हैं। अमेरिका, इनफैक्ट अमेरिका भारत से रिफाइंड ऑयल लेता है, है। रशिया वाला उस पर 0 टैरिफ है, सब उस पर कोई टैरिफ ही नहीं है। सब कुछ मतलब आप अपनी सहूलियत से, क्योंकि डॉलर आपका है, दबदबा आपका है, आप पूरी दुनिया पर राज करते हैं, तो आप अपने हिसाब से चीजों को पलटिए, मोल्ड कीजिए और अपने हिसाब से फैसले कीजिए और अपने फैसले और लोगों पे थोपिए। मैं कहता हूं अगर मजाल है आप तुर्की पे सैंक्शंस लगा के दिखाइए ना, जो आपका नेटो वाला है, बाहर कर दिए उसको नेटो से। F-35 किसको बेचेंगे? देखिए हथियार भी तो बेचना है। आप समझ नहीं रहे अमेरिका की बात। देखिए व्यापार भी करना। अब ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने जो अच्छा ये बड़ा कमाल है एक देश जो डिफेंस का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है, हाँ, और वो शांति की बात करता है। नहीं ये तो देखो, ये ट्रंप को आप ये नहीं कह सकते ये शांति के विरुद्ध नहीं है व्यक्ति। उसने अपनी सेना को वापस बुलाया था। अगर उनके कार्यकाल को आप नोटिस करें, देखिए डोनाल्ड ट्रंप को ठीक है जितनी गालियां देनी है दीजिए, 2-4 अच्छी बातें उनके बारे में बोलूंगा। वापस नहीं बुलाया था, अफगानिस्तान से मजबूरी में अमेरिका को निकलना पड़ा था, भागना पड़ा था। और जब अमेरिका 20 वहां साल से रहने के भागी बाद थी तो अपने कोई सारे सॉल्यूशन नहीं दे पाए थे, आतंकवादियों तालिबान को के दे हाथ दिए छोड़ थे। के भागा था, वहां कोई डेमोक्रेसी स्थापित नहीं कर पाए थे। आप क्या बात कर रहे हैं वाला और बात अपने पास पूरा रखिए। एक मुल्क अपने आतंकवादियों को दे दिया चलाने के लिए। तालिबान के हाथ में छोड़ के भाग गए। देखिए ये डिसीजंस है, इतने टाइम फिर वो रहे वियतनाम में, क्या कर लिया 20 साल में मुझे बता दी कौन सी सरकार बना दी वहां पर? देखिए कोई सरकार बननी भी नहीं थी वो। जब अब उनके इंटेंशंस क्या थे, अमेरिका के वैसे इंटेंशंस देखे जाए, वो उन्होंने निकाला ट्रंप की बात आप समझिए, वो छोड़ के भागे। वो लॉजिस्टिक्स इशू इतना वो मोटी मोटी बात यही है कि भारत को जहां से बेटर लगेगा भारत वहां से तेल खरीदेगा। इस मामले में इंटरनेशनल मार्केट में अमेरिका साथ रहे ना रहे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मजबूरी देखे ना, चाइना से दोस्ती हो रही है आजकल। नहीं चाइना की दोस्ती अमेरिका की मजबूरी है। नहीं हम और इंडिया ने अगर नकेल कसा, अगर फार्मा पे हमने नकेल कसा और उनके सोशल मीडिया और बाकी जो डिजिटल सर्विसेज हैं उन पर हमने नकेल कसा, उसमें हमने खुद का काम शुरू किया, तो उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं देखिए ये मुझे लगता है ये बयानों के बाण चला रहे हैं, वो भी देखिए ये केवल डिप्लोमेसी इतना होता है कि मैं थोड़ा सा 4 कदम। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि शिवम ट्रंप को समझ नहीं आ रहा वो क्या कर रहे हैं। ऑल ओवर द प्लेस, मतलब वो इतने अस्थिर हैं, बदलते हैं, अस्थिर हैं, वो बड़बोलेपन में कुछ भी बोल देते हैं, फिर अगले दिन खुद ही याद नहीं होता कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा था, फिर उनका कोई सलाहकार बताता होगा कि भैया ये है स्थिति, आप क्या बोल दिए, फिर उसके बाद उसके अनुसार चीजें होती हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स पीछे चीजें चला रहे हैं ना। तो आई थिंक ही इज ऑल ओवर द प्लेस, उनको समझ नहीं आ रहा वो क्या कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भारत अपने लोगों के हितों को सबसे ऊपर रखकर आगे बढ़ रहा है, और जैसा कि प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि आपदा में अवसर हमें देखना चाहिए, तो इस आपदा में भारत क्या अवसर देख सकता है उस पर भी हमारी निगाहें, और तेजी से भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था भी है और सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी भी है।